नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। शाम के 6 बजने वाले हैं और राजनीति में सबसे पहले बताता हूं आपको कि आज खबरों का मैनिफेस्टो क्या होने वाला है। तो पहली खबर सबसे पहले दिखाएंगे आपको, यूपी में व्हाइट कॉलर टेरर टीम बनाने वाली मैडम सर्जन के स्पेशल 26 की टीम कौन सी। शाहीन शाहिद की 26 की टीम आज पहली खबर में डिकोड होगी। बताऊंगा आपको दिल्ली में हुए धमाके के सबूत कैसे आतंकियों के 200 वीडियोस में मौजूद हैं। ये 200 वीडियो कहां से मिली आज देखेंगे आप। खबर जम्मू से भी, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ तो मुनीर को झटका लगा। ये संपर्क क्या है, ये संबंध क्या, दिखाऊंगा मैं आपको। और मैं दिखाऊंगा आपको दिल्ली धमाके के बाद सीएम योगी की वो कौन सी 2 अग्नि परीक्षाएं हैं जो होने वाली। ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी जैश की मैडम सर्जन यानी शाहीन शाहिद, जिसके नेटवर्क को लेकर खुलासा हुआ। खुलासा यह कि शाहीन शाहिद सिर्फ अकेले ऑपरेट नहीं कर रही थी, बल्कि रिक्रूटमेंट का जो काम शाहीन शाहिद को मिला था, उसने उसके लिए स्पेशल 26 की टीम तैयार की थी। यानी एक शाहीन और उसके साथ 5-5 लोगों की 5 टीमें। इस टीम के हेड की पोस्ट भी थी, यानी एचओडी की पोस्ट भी थी। लेकिन ये 5 टीमें कहां डिप्लॉय की, इस सवाल का जवाब अब लगभग मिल चुका है। कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर, यहां के तीनों एचओडी की पहचान हो चुकी, लेकिन 2 अभी भी बचे हैं जिनकी तलाश हो रही है। मैडम सर्जन के नाम से मशहूर आतंकी डॉक्टर शाहीन शाहिद, यानी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सबसे खतरनाक और खौफनाक चेहरा, जो जैश का वो मोहरा थी जो हिंदुस्तान में तबाही फैलाने वाले प्लान की सबसे अहम किरदार थी, जिसका प्लान दिल्ली ही नहीं ऑल इंडिया सीरियल ब्लास्ट करने की थी। और इस टेरर प्लान को अंजाम देने के लिए उसने बनाई थी आतंक की टोली, यानी मैडम सर्जन की स्पेशल 26। जी हां, हिंदुस्तान में जैश की महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन यूपी में स्पेशल 26 पर काम कर रही थी। शाहीन की स्पेशल 26 का ब्लूप्रिंट साफ था। 5 शहर, 5 टीम और हर टीम में 5-5 डॉक्टर और हर टीम का एक एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कुल 26 डॉक्टर्स का एक मजबूत और सीक्रेट नेटवर्क, जिसे लीड कर रही थी मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन शाहिद। शाहीन स्पेशल 26 टीम बनाने की कवायद में जुटी हुई थी। इसके लिए उसने 5 अलग अलग जिलों में 5-5 की टीम बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग जगहों पर देना शुरू कर दिया था। लखनऊ में उसने ये जिम्मेदारी परवेश को दी थी, कानपुर में उसने ये जिम्मेदारी डॉक्टर आरिफ को दी थी और सहारनपुर में ये जिम्मेदारी डॉक्टर आदिल के पास थी। ऐसे में शाहीन स्पेशल 26 के जरिए आतंक की पाठशाला बनाने की तैयारी कर रही थी। अब यूपी एटीएस के रडार पर शाहीन की बी टीम भी है, जिसे वो यूपी के अलग अलग हिस्सों में फैला रही थी। यानी शाहीन स्लीपर सेल पैटर्न की तर्ज पर डॉक्टर सेल को तैयार करने वाली थी। इसके लिए शाहीन ने कानपुर में आरिफ, लखनऊ में परवेज, सहारनपुर में आदिल को एचओडी बनाया था, जबकि यूपी के 2 शहरों में एचओडी और बनाने बाकी थे। जांच एजेंसीज इन 2 शहरों के नाम पता करने में जुट गई है। हर टीम के एचओडी को ही शाहीन से संपर्क रखने का प्लान था। शाहीन टीम के दूसरे 4 मेंबर से संपर्क नहीं रखती थी, न ही दूसरे टीम के मेंबर्स एक दूसरे का नाम जान पाते या मिल पाते, ताकि अगर कोई टीम जांच एजेंसीज के रडार पर आती तो दूसरी टीम सेफ रहती। शाहीन के मंसूबे इतने खतरनाक थे कि उसने बकायदा हर टीम में एक एचओडी नियुक्त किया था, जिनसे वो सीधे संपर्क करती थी। बाकी अन्य टीम मेंबर्स एक दूसरे से संपर्क ना कर सकें, इसको लेकर भी शाहीन ने पूरी अपनी कवायद की थी। चूंकि स्लीपर सेल्स का यही पैटर्न रहा है और यही वजह है कि डॉक्टर शेल के तौर पर यह पूरा पैटर्न अपनाया जा रहा था। इस बीच आतंकी शाहीन को मिल रही फंडिंग की भी जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसीज पकड़े गए आतंकियों के बैंक खातों की गहराई से पड़ताल कर रही है। इस दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के अकाउंट से 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेन देन किया गया। इन बैंक अकाउंट्स में कई छोटे छोटे अमाउंट में पैसा आया, जबकि 6 नवंबर को कई खातों से कई लाख रुपए निकाले गए। हर हफ्ते 2 से 3 बार 20 से 25 हजार का लेन देन होता था। इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत कम किए गए थे। जहां बड़े अमाउंट की पेमेंट होती थी, उसमें खास पैटर्न अपनाया गया।
इसके तहत अकाउंट में 1,01,000 रुपए, 2,01,000 रुपए हर महीने डाले गए। देश में आतंक फैलाने के लिए 7 साल में 40 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। शाहीन, परवेज, आदिल और आरिफ के बैंक अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस की डिटेल जांच एजेंसियों को मिल गई है और चौंकाने वाली बात यह है कि 6 नवंबर को ही लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन एक साथ इनके अकाउंट्स में हुआ है। ऐसे में पिछले 7 साल से लगातार ये डॉक्टर आतंकी मॉड्यूल एक्टिव था और 40 करोड़ से ज्यादा का लेन देन इनके खातों में हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैडम सर्जन की स्पेशल 26 टीम अपने आतंकी मंसूबों में कामयाब हो पाती, उसकी टेरर टीम के मेंबर एक एक कर जांच एजेंसीज के शिकंजे में फंसते गए। और अब उन 2 शहरों की जांच शुरू हो गई है जहां शाहीन ने अपना टेरर कमांड सेंटर खड़ा किया था। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर शाहीन शाही के गुर्गों को तलाशा जा रहा है तो उधर आतंक के उस गैंग को भी खत्म किया जा रहा है जो एक मर चुकी आतंकी सोच को जिंदा करने की कोशिश में है। एक तारीख जरा आप याद कीजिए, 23 मई साल 2019। ये वो तारीख जब दक्षिण कश्मीर के त्राल में अलकायदा के आतंकी जाकिर मूसा को खत्म किया था। जाकिर मूसा बुरहान वानी केस के बाद हिजबुल कमांडर बना, लेकिन जिस जाकिर मूसा को 6 साल पहले मार दिया गया, अब 3 डॉक्टर और एक ऐसा मौलाना जो मौलाना 4 से 5 मस्जिदों में काम कर चुका है, उसी सोच को जिंदा करने के मिशन पर है। क्या घाटी में फिर आतंकी मूसा को जिंदा करने की साजिश रची जा रही थी? आतंकी मौलाना कश्मीर में मूसा के फॉलोअर्स को एकजुट क्यों कर रहा था? क्या डॉक्टर ब्रिगेड से मौलाना इरफान कोई नया मूसा बनाना चाहता था? इस खतरनाक मकसद से जुड़े थे 3 डॉक्टर और 1 मौलाना। जांच एजेंसीज का इनपुट ये कि इस खौफनाक साजिश में आतंकी डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल शामिल था और शोपियां का रहने वाला मौलाना इरफान अहमद इसका मास्टरमाइंड। मकसद था आतंकी मूसा को फिर जिंदा करना। दिल्ली धमाके के बाद फरीदाबाद से पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार कश्मीर के आतंकी रह चुके जाकिर मूसा से जुड़े हैं। वो मूसा जो टेरर का पोस्टर बॉय था, जिसने 2013 से 2019 के बीच कश्मीर घाटी में आतंक का नया अध्याय लिखे। 2021 तक जिस मूसा का नेटवर्क घाटी में खत्म हो चुका था, अब उसी मूसा के आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद को लेकर खुलासा हुआ। पता ये चला कि आतंक का जो चैप्टर खत्म हो चुका था उसे शुरू करने की कोशिश है और इस बार घाटी में मूसा की खौफनाक सोच को बढ़ाने का काम किया मौलाना इरफान ने, जो आतंकी डॉक्टर की मदद से अंसार गजवत उल हिंद को खड़ा करना चाहता था। इनपुट ये कि दिल्ली ब्लास्ट से अंसार गजवत उल हिंद का कनेक्शन है। इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मौलाना इरफान था। 2022 में इरफान ने मुजम्मिल के जरिए गजवत उल हिंद का सर्कल बनाया, फिर आतंकी डॉक्टर उमर और आदिल को जोड़ा और उसके बाद कोशिश थी एक लोकल कश्मीरी टेरर मॉड्यूल को खड़ा करने की। आरोपी इरफान इसका मास्टरमाइंड है और इरफान ने पकड़े गए सभी आरोपियों को अंसार गजवत उल हिंद के हैंडलर से मिलवाया था और इरफान ही वो शख्स है कि दोनों आतंकी संगठन के बीच वो कड़ी का काम कर रहा था, यानी दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम कर रहा था और पकड़े गए सभी आरोपी अंसार गजवत उल हिंद के समर्थक रहे और इन सभी डॉक्टरों ने मिलकर 2022 में एक टीम बनाई थी और इसने सभी आरोपियों को एक साथ मिलवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में ये एक लोकल आतंकी संगठन भी बनाना चाहते थे। यानी मौलाना इरफान जैश का स्लीपर सेल था। खुलासा ये कि मौलाना इरफान जाकिर मूसा के करीबी साथियों में से एक था। आतंक की राह पकड़ते ही मूसा की दोस्ती हुई मुफ्ती इरफान अहमद से। इरफान खुद श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में पैरा स्टाफ था। 6 महीने नौकरी की। उसके बाद मुफ्ती इरफान ने जिहाद का रास्ता पकड़ा और मूसा का करीबी बना। मुफ्ती इरफान को ब्रेन वॉश करने में महारत थी। मूसा खुद प्रोफेशनल बैकग्राउंड का था। वो चाहता था कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद को हाईटेक बनाया जाए, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स का ब्रेन वॉश किया जाए। मूसा खत्म हुआ। उसके बाद इस मकसद की डोर थामी मौलाना इरफान ने और सहारा लिया मस्जिदों का।
मस्जिदों में इमाम के तौर पर काम किया। उन युवाओं से संपर्क किया जो प्रोफेशनल थे, यानी डॉक्टर और इंजीनियर। उनको जिहाद सिखाया, आतंकवाद की राह पर आने के लिए उकसाया और इसके लिए 3 से 4 मस्जिदों में अपना नेटवर्क खड़ा करने के लिए काम किया। लेकिन जैसे ही श्रीनगर के नौगाम इलाके में दैश के इसने पोस्टर लगाए, इसका खेल पकड़ा गया। शोपियां से गिरफ्तार हुआ और फिर सामने आया मुफ्ती इरफान का गजवत उल हिंद का प्लान। अब जांच एजेंसीज के रडार में वो सारी मस्जिदें हैं जहां इरफान ने इमाम के तौर पर काम किया और कोशिश पता ये भी लगाने की कि आखिर 3 डॉक्टर और 1 मौलाना की टीम से और कितने डॉक्टर्स जुड़े हुए। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी रिपोर्ट में आपने एक नाम सुना और पढ़ा है, नाम है अंसार गजवत उल हिंद। लेकिन अंसार गजवत उल हिंद है क्या? अब जरा ये सुनो। ये कश्मीर का आतंकी संगठन है जो शुरू हुआ साल 2017 में और शुरू किया जाकिर मूसा ने, जिसकी सोच को ये जिंदा करना चाहता। यही अंसार गजवत उल हिंद अल-कायदा से जुड़ा माना जाता है और मकसद ये कि कश्मीर में आतंक फैला करके ये संगठन शरिया लागू करवाना चाहता था। जाकिर मूसा पहले हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा, उसके बाद जैश ए मोहम्मद के साथ काम किया और फिर खुद का यह आतंकी संगठन खड़ा किया। 2019 आया, भारतीय सेना ने त्राल में जाकिर मूसा को खत्म कर दिया। मूसा के खत्म होने के बाद संगठन कमजोर हुआ और 2000 के बाद में ये कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो चुका। लेकिन नवंबर 2025 में अंसार गजवत उल हिंद एक बार फिर एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद पहला नाम जुड़ा इसका दिल्ली धमाकों को लेकर। दिल्ली धमाकों को लेकर एक और बड़ा खुलासा आ रहा है। आतंकियों के मोबाइल से जब मोबाइल को तलाशा गया तो उनसे कई वीडियोस भी हासिल हुए हैं। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर ऑपरेट करने के वीडियो मिले। गूगल हिस्ट्री में विस्फोटक बनाने के तरीके सर्च किए गए। आपको दिखाऊं मैं कि अभी तक दिल्ली धमाके को लेकर जो खुलासा सामने आया, आतंकियों के मोबाइल जो कन्फिस्केट किए गए, जो मोबाइल कब्जे में लिए गए, उन मोबाइल को जब तलाशा गया तो उसमें रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन के वीडियो बरामद हुए। उसमें बम बनाने की वीडियोस देखे गए। डिलीटेड वीडियो को एनआईए ने रिट्रीव भी किया है। साउथ कश्मीर के 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई और ये वीडियो बताते हैं कि कैसे आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे और आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल से जांच एजेंसी को ऐसे वीडियो भी मिले जो बता रहे हैं कि इनके ब्रेन वॉश को किस हद तक वॉश किया। मुजम्मिल का मोबाइल, 200 वीडियो सबूत, आतंकियों की जहरीली तकरीर के वीडियो, तुर्की में बम बनाने की ट्रेनिंग, फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हर एक संदिग्ध का मोबाइल खंगाला जा रहा है ताकि विदेशों में बैठे इनके हैंडलर की तबाही भरे मंसूबे डिकोड हो। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मुख्य किरदार डॉक्टर मुजम्मिल की पूरी कुंडली सामने है और खबर यह कि जब मुजम्मिल के मोबाइल फोन का डिटेल्ड डेटा निकाला गया तो फोन में करीब 200 ऐसे वीडियो मिले जो बताने को काफी थे कि कैसे इसका ब्रेन वॉश किया गया। खबर यह कि डॉक्टर मुजम्मिल के मोबाइल में जैश चीफ मसूद अजहर, असगर और बाकी जैश कमांडर समेत आईएसएस से भी जुड़े हुए आतंकियों की तकरीरों के ऑडियो और वीडियो थे। 200 में से करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग, बम बनाना, केमिकल रिएक्शंस की रिसर्च पर थे। मुजम्मिल के फोन से दिल्ली, यूपी, मुंबई और कई राज्यों के धार्मिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले मार्केट के वीडियो मिले। मुजम्मिल के मोबाइल फ़ोन से 200 के करीब वीडियो, वैसे वीडियो जो जैसे मोहम्मद से ताल्लुकात रखते हैं, वैसे वीडियो जो भड़काऊ वीडियो थे। इसके अलावा 80 ऐसे वीडियो भी मिले हैं जो वीडियो तमाम जो भीड़ भाड़ वाले जगह, धार्मिक स्थल, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर राजधानी दिल्ली हो, तमाम जो देश के बड़े शहर हैं, धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचते हैं, उन तमाम जगहों की वीडियोज़ मिले हैं जहाँ की बाकायदा रेकी की गई थी। तमाम वीडियो मिले। अब इन तमाम वीडियो को जाँच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और ये जांच किया जा रहा है कि वीडियो कब बनाए गए थे, कब कब यहां पर लोग गए थे। खुलासा ये भी कि साल 2022 में मुजम्मिल और डॉक्टर उमर तुर्की में सीरियाई आईएसएस आतंकी कमांडर से मिले। इसी कमांडर ने बम बनाने में मदद की और ये मुलाकात जैश कमांडर के इशारे पर हुई। विदेशों में बैठे हैंडलर एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए मुजम्मिल को बम बनाने के वीडियो भेजते। डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था।
और दिल्ली में धमाका कर खुद को उड़ाने वाले उमर नबी से उसका गहरा संबंध था। तो वहीं सुरक्षा एजेंसीज के टारगेट पर हैं विदेशों में बैठे इनके आगा, जिनका कोड वर्ड हंजुल्लाह, निसार और उकासा था। अब आप बताता हूं आपको कि मुजम्मिल के मोबाइल में मिले 200 वीडियोस का सीक्रेट क्या है। उन 200 वीडियोस में क्या था? इन वीडियोस में मसूद अजहर के भाषण की वीडियोस थे, इसमें आतंकियों को भर्ती करने का कंटेंट था, इसमें आतंकियों को ट्रेनिंग का वीडियो था, इसमें जैश कमांडर्स की स्पीच, इसमें मौलानाओं की जहरीले तकरीरें थी, इसमें बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देते हुए वीडियोस थे, इसमें विस्फोटकों की केमिकल रिसर्च, केमिकल रिएक्शंस के वीडियो थे। भारत के अलग अलग शहरों में जो बड़े धार्मिक स्थान हैं, जो बड़े मंदिर हैं, उनकी रेकी थी और देश के संवेदनशील इलाकों के वीडियोस मौजूद थे। इन्हीं आतंकियों की उस बारूदी आटा चक्की की तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। शायद जहन में सवाल है कि आटा चक्की कैसे बारूदी हो सकती है। तो समझिए कि फरीदाबाद से जुड़े हुए टेरर मॉड्यूल के मेंबर अस्पताल में डॉक्टर का काम करते थे, बम बनाते थे। बम के लिए इस्तेमाल की जा रही थी यही आटा चक्की, जहां से पूरा का पूरा कनेक्शन बनाया गया। आतंकियों का यह बारूदी कमरा, जिसमें सफेद रंग की बोरियों में 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। इस अमोनियम नाइट्रेट से आतंकी डॉक्टर जो प्लान बना रहे थे वो बड़ा और खतरनाक था। सुरक्षा एजेंसीज को भनक ना लगे इसके लिए खुद ही बम बनाना सीख रहे थे, वीडियो देख रहे थे और फिर अलग अलग सामान से बम बनाने में जुटे थे। और उन्हीं बम बनाने की प्लानिंग में शामिल थी आटा चक्की। वो आटा चक्की जो आपके आसपास आम दिख जाती है, जिसमें आटा पीसा जाता है। इसका इस्तेमाल ये आतंकी डॉक्टर बम बनाने में कर रहे थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है मुजम्मिल से पूछताछ में। मुजम्मिल ने पूछताछ में बताया है कि वो फरीदाबाद में अपने घर में आटा चक्की में यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था और जिस केमिकल का इस्तेमाल वो करता था वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया था। इस दौरान जांच एजेंसियों को पकड़े गए मुजम्मिल और उमर के मोबाइल फोन से कई वीडियोस मिले हैं। ये वीडियोस सीरिया और अफगानिस्तान से हैंडलर्स ने इन तीनों को भेजे थे, जिसमें बम कैसे बनाया जाता है, बम जिस तरीके से बने और उसके बाद किस जगह वहाँ पे अगर धमाका किया जाए तो भारी से भारी नुकसान हो, ये तमाम तकनीक बताई गई है। और उसी तकनीक के आधार पर दिल्ली में भी धमाके करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। आतंकी मुजम्मिल वैसे तो धौज में रहता था, लेकिन अपने इस प्लान के लिए फतेहपुर तगा में कमरा किराए पर ले रखा था। ये वही कमरा था जिससे 2553 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। यहाँ रखे गए बम बनाने के सामान को वो धौज में लाता था और यहीं पर आटा चक्की के जरिए उसको पीसता था। ये वही कमरा था जहां से 9 नवंबर को पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बाकी विस्फोटक जब्त किए थे। मुजम्मिल ने अपने इस आटा चक्की वाले प्लान में एक ड्राइवर का भी इस्तेमाल किया था, जिससे हिरासत में लिया गया है। खुलासे के मुताबिक ड्राइवर ने जांच टीम को बताया कि मुजम्मिल चक्की उसके घर पर रखकर आया था। तब उसने इसे बहन का दहेज बताया था और अपने घर पर चक्की को रखने को कहा था। थोड़े दिन बाद वो चक्की धौज ले गया था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि मुजम्मिल से उसकी मुलाकात अस्पताल में ही हुई थी, जहां वो अपने बेटे का इलाज कराने गया था। इस बीच इस टैक्सी ड्राइवर ने जांच एजेंसियों को ये भी बताया है कि उसने कहां से ये मशीन खरीदी थी, क्योंकि उमर और मुजम्मिल ये दोनों मिल के कॉलेज से लैब के अंदर से केमिकल चुरा कर अपने कमरे के अंदर वो लोग टेस्टिंग करते थे। और यही प्लानिंग थी वीडियोस के आधार पे कि जब अमोनियम नाइट्रेट को बारीक से पीस दिया जाएगा और उसमें केमिकल मिलाकर किस तरीके से और कहां पर धमाका किया जाएगा, कितना केमिकल मिलाया जाए और कितना अमोनियम नाइट्रेट मिलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से ब्लास्ट हो पाए। तो इन सब के बीच इस टैक्सी ड्राइवर की भूमिका अहम है, लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही है। आतंकी मुजम्मिल के इस बम वाले एक्सपेरिमेंट में एक अहम जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी भी थी, जहां से केमिकल चुराकर वो एक्सपेरिमेंट किया करता था। उसके कमरे में जांच एजेंसीज को इसके ट्रेस भी मिले और कई और छात्रों ने कमरे से केमिकल की बदबू आने की शिकायत भी की थी।
लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसकी जांच नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर के नौगाम में एक आतंकी साजिश को नाकाम किया। एक बड़े आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया गया। जम्मू कश्मीर में इसी कार्रवाई के दौरान हथियारों का जखीरा मिला है। हथियारों का जखीरा नौगाम से बरामद हुआ। इसमें ग्रेनेड हैं, असॉल्ट राइफल हैं, जिसमें कि जिंदा कारतूस हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन है जो कि ऑपरेट किया गया। आप देखिए जरा, जिसमें आपको असॉल्ट राइफल्स मिल रही हैं। हर राइफल के साथ में 4 मैगजीन्स हैं। उसके अलावा रिवॉल्वर और पिस्तौल माउजर आपको दिखाई पड़ रही हैं। हैंड ग्रेनेड वहां से बरामद हुआ है। और मेरे साथ खालिद मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। खालिद, जरा बताइए कि ये नौगाम में किस जगह पर छापेमारी की गई, क्या क्या बरामदगी हुई और क्या इनपुट थे? देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी सफलता है जो सुरक्षा बलों को मिली है। दरअसल नौगाम सेक्टर जो है बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटा हुआ है और यहीं के मैं आपको बता दूं एक जंगल का इलाका है जहां पर एक बहुत बड़ा हॉल जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का मिला है, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि M4 जो कार्बाइन मिली है, M4 US बेस्ड राइफल है जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है। वो 2 राइफलें वहाँ से बरामद की गई है जो हमें सुरक्षा बल बता रहे हैं। 2 चाइनीज़ पिस्टल्स है, 2 हैंड ग्रेनेड्स है और कुछ लाइव राउंड्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है जो सुरक्षा बलों को मिली है नियंत्रण रेखा के पास। और ये बहुत बड़ा टेरर प्लाट है जिसको फाइल किया गया है। इसका इस्तेमाल कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किया जाता। ये लग रहा है जैसे इसको वहां से नियंत्रण रेखा से पार बिल्कुल। इन हथियारों के बारे में और ये कहां से पहुंचे यहाँ तक जैसे कोई इनपुट आता है, खालिद मैं लौटूंगा आपके पास। बहरहाल शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। दिल्ली बम धमाके की जांच के बीच पंजाब से लेकर गुजरात तक आतंक पर प्रहार जारी। पंजाब के लुधियाना को दहलाने की साजिश कर रहे 2 आतंकियों को पुलिस ने खत्म किया। ये ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। तो गुजरात से गिरफ्तार आतंकी घर से ISIS का झंडा मिलने के बाद सवाल ही, क्या पंजाब से लेकर गुजरात तक आतंकी संगठन एक्टिव हैं? पंजाब तो गुजरात टेरर नेटवर्क पर आगाज। हिंदुस्तान में मुनीर और बगदादी की साजिश नाकाम। एक तरफ दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS जो सीरिया में आतंकी अड्डों से दुनिया को दहला रहा है, तो दूसरी तरफ आतंक को पालने वाली ISI। दोनों के टारगेट पर पाकिस्तान की सीमा से सटे हिंदुस्तान के 2 बड़े राज्य पंजाब और गुजरात। सबूत के तौर पर ये 2 तस्वीरें। पंजाब के लुधियाना में ISI के 2 गुर्गों को खत्म किया गया, तो वहीं अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकी घर ISIS का झंडा मिला। ये संयोग नहीं कि दिल्ली धमाके से ठीक पहले गुजरात से गिरफ्तार आतंकियों का सरगना ISIS का आतंकी अहमद मोहिउद्दीन था। इसी के घर से एक वीडियो मिला जो है 7 नवंबर का। इसी वीडियो में आतंकी मोहिउद्दीन अहमदाबाद के एक होटल से निकलता दिखाई देता है। मतलब सीधा ये कि ISIS के आतंकी अहमदाबाद के होटल में बैठकर हिंदुस्तान को दहलाने की प्लानिंग में थे। हालांकि इससे पहले प्लानिंग कामयाब होती इनको दबोच लिया गया। ये आतंकी सीरिया समेत दूसरे देशों में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। मकसद था हिंदुस्तान में धमाके करना, हिंदुस्तान में खौफ पैदा करना। गुजरात से जो आतंकी पकड़ा गया, नाम सुहेल, उसके घर से ISIS का झंडा मिला। कई डिजिटल सबूत बरामद हुए जिनकी FSL जांच की जा रही है ताकि आतंकियों का प्लान डिकोड हो। एक तरफ गुजरात ATS ने ISIS के आतंकी मंसूबों को मिट्टी में मिलाया, तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर नेक्सस को तोड़ने का काम किया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने 2 आतंकियों को एनकाउंटर करके खत्म किया। ये आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से थे और ISI के इशारे पर काम भी कर रहे थे। इनके टारगेट पर थे भीड़ भाड़ वाले इलाके और सरकारी इमारतें। टास्क मिलता था विदेशों में बैठे हैंडलर्स से और तैयारी थी अलग अलग जगहों पर हैंड ग्रेनेड से हमला करना। इन आतंकियों के पास से 2 चीनी ग्रेनेड, 5 विदेशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके पहले भी पंजाब पुलिस इसी मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यानी ISIS लगातार अपने गुर्गों को काम पर लगा रहा है। लेकिन दिल्ली धमाके के बाद जैसे जैसे एक्शन हो रहा है, आतंकियों और उनके नुमाइंदों का हर एक एक्शन प्लान फेल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां एक तरफ आतंक पर प्रहार है तो दूसरी तरफ योगी स्टाइल नशा तस्करों के ठिकानों को बुलडोज किया जा रहा है। जब बुलडोजर गरजा तो इंपैक्ट इसका पाकिस्तान तक क्यों गया, देखिए जरा। नार्को टेरर मॉड्यूल पर बुलडोजर वार। जम्मू में बुलडोजर गरजा, पाकिस्तान में हाहाकार मचा। यूपी स्टाइल में बुलडोजर एक्शन तो जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन बुलडोजर की एक एक चोट पाकिस्तान और उसकी आतंकी सेना के सरगना मुनीर के दिल पर लगी होगी। इस बुलडोजर एक्शन की दहशत सिर्फ नशे के सौदागरों में ही नहीं थी, बल्कि इसका सीधा असर पाकिस्तान तक हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर मॉड्यूल की जननी पाकिस्तान ही है। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई जम्मू के बिश्नाह में हुआ और जब बुलडोजर चला तो नशे का एक एक अड्डा कुछ ही मिनटों के भीतर मिट्टी में मिल गया और पूरा इलाका खाली हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिसकर्मी, और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन जो है वो चलाया गया है। बाबा का बुलडोजर जिसे कहा जाता है वो जम्मू कश्मीर के बिश्नाह इलाके में आज चला है और 130 से ज़्यादा जो कनाल लैंड है उसे यहाँ पर पूरी तरह से सरकार ने जो है रिट्रीव किया है। कथित तौर पर इन पर आरोप है कि ड्रग्स की कई सारे मामले जो है वो यहाँ से सामने आ रहे थे। एक नशा तस्करों का यहाँ पर अड्डा जो है वो यहाँ पर बन चुका था और यहाँ पर भी देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई की जद में आए ये घर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि ये पूरा इलाका ड्रग्स तस्करी का गढ़ बन गया था। प्रशासन की टीम कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए पहले से इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जम्मू के बिश्नाह के सिकंदरा कोठी इलाके में एक बड़ा जो पीला पंजा है वो आज चलाया गया है। आप देख सकते हैं इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस की एक स्पेशल ड्राइव जो है वो ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाई गई और साफ तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई थी, जिसका मकसद ये था कि जितने भी ड्रग्स तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। और यहाँ पर मानिएगा आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पीला पंजा जो है वो आज चला है और ये फोर्स की तादाद देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर ये फोर्स जो है वो आज यहाँ पर सुबह पहुँची और एक पूरी ड्रग तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की गई। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन का ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर नहीं बल्कि आतंकियों की उस नस पर चोट है जिसकी मदद से वो फलते फूलते हैं। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है बंगाल झारखंड से, जहां कोल माफिया पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की और अभी तक इनपुट की 40 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। कोयले के अवैध खनन को लेकर के, कोयले की अवैध ढुलाई को लेकर के और कोयले के अवैध भंडारण को लेकर के केस था और भारी मात्रा में इसी छापेमारी में कैश बरामद हुआ है, गहने बरामद हुए हैं, 500 की गड्डियां बरामद हुई हैं। ये कुल ठिकाने जो बंगाल झारखंड में 40 जगहों पर किए गए, बंगाल में लगभग 24 जगह हैं और झारखंड में 18 जगह हैं। कुल 42 जगह ऐसी हैं जहां रेड जारी हैं। ये तस्वीर जरा देखिए आप। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं के खिलाफ ईडी ने जबरदस्त एक्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोयला माफिया के खिलाफ दोनों राज्यों के 40 से ज्यादा जगहों पर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये कार्रवाई अवैध कोयला खनन, कोयले की गैर कानूनी ढुलाई और अवैध भंडारण से जुड़े केस में की गई। बंगाल में रेड के दौरान भारी मात्रा में कैश और जेवरात बरामद हुए। ब्रीफ केस और बैगों में 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां मिली, जिन्हें गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। कैश के साथ काफी मात्रा में सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा समेत 24 जगहों पर छापेमारी हुई तो झारखंड के धनबाद, रांची समेत 18 जगहों पर रेड पड़ी। सर्च ऑपरेशन में ईडी के 100 से ज्यादा अफसर शामिल थे। ईडी को शक है कि इन मामलों में सैकड़ों करोड़ों रुपए का कोयला चोरी हुआ है, जिससे सरकार को भारी नुकसान पहुंचा। मगर आज कोयला माफिया नेटवर्क पर ईडी ने बड़ी चोट की है, जिसमें आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बंगाल और झारखंड 2 जगहों पर छापेमारी है और अकूत संपत्ति बरामद हुई है। जरा दर्शकों को बताइए क्या क्या इनपुट थे और किस मामले में छापेमारी की गई है।
देखिए बिल्कुल, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो कोयले की खदानें थी वहाँ पर लगातार पिछले कुछ सालों से कोयला चोरी हो रहा था। अवैध रूप से जो है कोयला खनन किया जा रहा था और उस कोयले को जो है स्टोर करके रखा जाता था और उसको ट्रांसपोर्ट करके जो है मार्केट में बेचा जाता था, जिससे कि जो राजस्व है सरकार का उसे भारी नुकसान हो रहा था। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ईडी ने आज सुबह 100 अधिकारियों की टीम बनाई और 6 बजे से ही जो झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुल 40 ऐसे ठिकाने थे वहाँ पर रेड्स करनी शुरू की और जिसमें से सुबह के भारी मात्रा में कैश और सोना चांदी बरामद हुआ है, जिसके अभी काउंटिंग की जा रही है क्योंकि अभी भी ये रेड्स चल रही है। पूरी तरीके से रेड्स ख़त्म नहीं हुई है और रेड्स जब ख़त्म होगी तब ये पता चल पाएगा कि कितना जो है पैसा बरामद किया गया है। वहीं जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि कोयले को बेचकर जो पैसा कमाया गया है उससे हज़ारों करोड़ का जो है राजस्व को नुकसान हुआ है और उस पैसे को जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम लोकल फोर्सेस को इसमें शामिल किया गया छापेमारी के दौरान। सिंह है जो स्टेट फोर्सेस हैं, क्या उनको छापेमारी के दौरान शामिल किया गया है? तो पैरामिलिट्री फोर्स लेके जाती है, उस पैरामिलिट्री फोर्स जी बिल्कुल ईडी अपने साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके जाती है ताकि सर्च में कोई किसी तरीके की बाधा ना पहुंच पाए। लेकिन लोकल जो पुलिस होती है या एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे इस बात की जानकारी नहीं दी जाती क्योंकि ईडी को कई बार अपनी जांच में ये पता चलता है। मैं लौटूं आपके पास। और देखिए अनंत, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दिल्ली में साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साइबर हैक चलाया गया। 48 घंटे से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा हुआ है। 700 साइबर क्रिमिनल यहां पर पकड़े गए हैं और दिल्ली और आसपास के इलाके में रेड डिजिटल डिवाइस, फेक डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइबर ठगों का एक बड़ा नेटवर्क जो था उसको ध्वस्त किया गया है। 700 साइबर क्रिमिनल पकड़े गए हैं और ऑपरेशन साइबर हैक में बड़ी सफलता यहां पर दिल्ली पुलिस को मिली है। साइबर सेल लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी। डिजिटल डिवाइस, फेक डॉक्यूमेंट्स, बहुत कुछ यहां पर जब्त किया गया है। और ऑपरेशन की अगर बात करें तो 48 घंटे से ज्यादा तक यह ऑपरेशन चला है। साइबर फ्रॉड हैं जिनको की अरेस्ट किया गया है। डिजिटल डिवाइस इनसे जब्त किए गए हैं, फेक डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं। और नीरज गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या क्या अपडेट है अभी तक के इस ऑपरेशन को लेकर के? बिल्कुल अंत इस पूरे ऑपरेशन में जो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये जो ऑपरेशन है ये चलाया था और इसी के साथ ही दिल्ली के सभी जिलों में इस ऑपरेशन को चलाया गया और जिसमें करीब 360 से ज़्यादा जो कि एफआईआर हैं वो दर्ज की गई हैं और इसी के साथ में अब तक करीब जो है 800 से ज़्यादा लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ इसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा का जो स्कैम है वो निकल करके सामने आया है। और ये पूरा ऑपरेशन जो है दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं सतीश कोलचा उनके नेतृत्व में चलाया गया और इसी के साथ ही ये लगातार ऐसे बिल्कुल नीरज, और ये बड़ी कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच नीरज लौटेंगे आपके पास। दिल्ली पुलिस ने अब क्या कहा इस ऑपरेशन पर, आइए सीधे सुनते हैं। वर्दी सीपी श्री सतीश कोलचा जी के नेतृत्व में और उनकी एक्टिव गाइडेंस में ये ऑपरेशन साई होक लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल फ्रॉड के पीछे जो इसका फाइनेंशियल चैनल कंड्यूट जिसके थ्रू ये मनी ट्रांसफर होती थी उस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को ब्रेक करना था। सीपी साहब की वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटी थी कि साइबर क्राइम पर लगाम लगे और साइबर क्राइम से जो पैसों का लेन देन हो रहा है नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल भी शैपनिंग ऑफ हो रही है। दुबई से भी, जहां दुबई एयर शो के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। दुबई एयर शो की, जहां फाइटर जेट तेजस क्रैश हुआ। हालांकि अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पायलट को काफी चोटें भी आई और पायलट की मौत हो गई। अचानक हादसे के बाद ये वजह क्या रही तेजस से क्रैश होने की, इस बारे में औपचारिक जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई। लेकिन आज दुबई एयर शो का आखिरी दिन था, इस वक्त तेजस को ये फ्लाई पास करना था और उसी दौरान ये हादसे का शिकार हुआ। ये फ्लाई कर रहा था और अपने गिर गया, जिसका कल तेल खत्म हुआ। अल्लाह की तरफ से तो देखिए अल मक्तूम इंटरनेशनल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी अनुवेश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गया। अनुवेश, जैसा कि हमने देखा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है अब यहाँ पर ऑर्डर कर दी गई है और जैसा कि हम जानते हैं कि
सर्विलांस सिस्टम नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव पूरा टीम है, जांच पड़ताल की जाएगी। क्या अपडेट है आपके पास अनुवेश? जी देखिए, इस एक्सीडेंट के बाद जो HAL ने इस तेजस को बनाया है, कोड ऑफ इंक्वायरी भारतीय वायुसेना के द्वारा इनिशिएट कर दी गई है। इस कोड ऑफ इंक्वायरी में हर वो पहलू को खंगाला जाएगा। उस फाइटर के अंदर जो ब्लैक बॉक्स रेडार सिस्टम होता है उसको टेस्ट किया जाएगा कि आखिरी कॉन्वर्सेशन क्या हुआ था, किस वजह से, क्या कोई तकनीकी खामी के वजह से ये हुआ था या पायलट की कोई दूसरी दिक्कत हुई थी या किस वजह से ये फाइटर जेट क्रैश हुआ था, इसको सबसे पहले खंगाला जाएगा। वहीं पे इस वक्त अगर बताया जाए तो विंग कमांडर सयाल का नाम यहाँ पे आ रहा है जो इस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे। अगर बताया जाए तो विंग कमांडर रैंक के जो अफसर होते हैं, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। ये डिस्प्ले पायलट थे, यानी कि इससे पहले कई बार इन्होंने इस तरीके के कर्तव्य दिखाए होंगे, इस तरीके की फ्लाइंग की होगी, लेकिन उसके बाद दुबई एयर शो उनका आखिरी एयर शो रहा जिसमें ये दुखद घटना हुई, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 क्रैश हो गया। और उसके बाद जो विजुअल्स हैं वो दिखा सकते हैं कि वो अपना मैन्यूवर कर रहे थे, वो राउंड अबाउट ले रहे थे, जिसके बाद फ्लिप करने के बाद वो जब टर्न अराउंड कर रहे थे तब उनका फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ नहीं कर पाया और वहां पे ये एक्सीडेंट होता हुआ दिखा। जी तो देखिए, साफ तौर पर अनुवेश एक अपडेट दे रहे हैं, आपको जानकारी दे दे कि फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का यहाँ पर आप देख सकते हैं अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दुबई एयर शो में हिस्सा लेने गया था। 4 से 5 दिन तक ये पूरा का पूरा एयर शो चल रहा था। बीच ये ट्रायल था और उसी बीच ये बड़ी घटना हो जाती है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। ये तस्वीरें बेहद दुखद है। सिंगल सीटर ये फाइटर जेट है और जो पायलट इसे चला रहे थे, आपको बता दें, उनकी इस पूरी घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। तो दुबई में यहाँ पर ये बड़ा हादसा हुआ, भारतीय वायुसेना का ये विमान। और अब बड़ी खबर यही है, बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो बिठा दी गई है। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या गलती थी, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम था या किस तरह की आखिरी जो बातचीत है, ब्लैक बॉक्स जो है उसको खंगाला जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के लॉकर्स में जांच अभियान और तेज हो रहा है। आपको कल भी हमें खबर दिखाई थी जहां जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के आरोपियों की बैंक लॉकर को खंगाला गया था और अब नॉर्थ कश्मीर में लॉकर्स की तलाशी ली गई। जीएमसी हंदवाड़ा में पुलिस की तरफ से तलाशी ली गई है। जीएमसी हंदवाड़ा में इनपुट्स मिले। अब तक जो आतंक की पूरी ट्रेल को तलाशा जा रहा था, उसी ट्रेल के लिंक जीएमसी हंदवाड़ा से जुड़े हुए मिले हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा में ये ट्रेसेस मिले, जिसके बाद लॉकर्स की तलाशी यहां ली गई। मैं कि खालिद हुसैन लगातार मेरे साथ बने हुए। खालिद, जरा बताइए कि जीएमसी हंदवाड़ा में जब टीम पहुंची तो क्या बरामदगी यहां से हुई है और क्या इनपुट्स थे जिनके आधार पर टीम पहुंची यहां? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर अदील राथर था, उसके लॉकर से जब AK-47 राइफल बरामद होने की खबर हुई और उसके बाद से एक सर्कुलर हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इशू किया है कि जितने भी प्राइवेट, गवर्नमेंट या GMCs है या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स है या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ के लिए लॉकर्स होते हैं, उनको तलाशी का जो है आदेश दिया गया। और हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, गांदरबल, हर जगह, हर हॉस्पिटल के जो लॉकर्स हैं उनको खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन भी दी गई है कि जिस डॉक्टर का जो लॉकर है वो अपना नाम, पता सब उस पर फ़ोन नंबर रखे और ऐसे ही लॉकर को बेनामी न रहने दिया जाए। ये कार्रवाई तब हुई जब एक AK-47 जो है GMC अनंतनाग से मिली थी एक लोकल से। बिल्कुल खालिद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरे बाकी सहयोगियों का, शिवांगी आपका इन ब्रेकिंग न्यूज के लिए। पाकिस्तान को एक बार फिर हमले का डर सता रहा है, लेकिन जहां पाकिस्तान भी खौफ के साए में है तो उधर उत्तर कश्मीर में पाकिस्तान परस्त या पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के सपोर्ट में जो लोग हैं उनके ठिकानों पर भी एक्शन लगातार हो रहा है। लेकिन अब बात ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की दहशत की भी है। भारत एक बार फिर हमला तो नहीं कर सकता, यह अंदेशा है पाकिस्तान के अंदर, यह अंदेशा है आसिम मुनीर के पूरे सर्कल। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है दिल्ली और श्रीनगर में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हर इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान फिर अटैक कर देगा। रक्षा मंत्री कह रहे हैं। उधर भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है और ऑपरेशन त्रिशूल जैसी खत्म हुआ कि वैसे पाकिस्तान में कैसे खौफ पसरा दिखाते हैं। पहले त्रिशूल, अब राम प्रहार का खौफ। पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशत का माहौल है। आतंकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से आपको इस बात का एहसास हो गया होगा
केवल इतना ही नहीं, दिल्ली और श्रीनगर में हुए ब्लास्ट पर भी आतंकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान के जन्म के बाद से इतिहास का सबसे बड़ा स्ट्राइकर बन उसे घुटनों पर ला दिया था, वैसा दोबारा न हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान अभी से मिन्नतें कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय फौज की राम प्रहार वाली एक्सरसाइज से पाकिस्तानी अवाम में डर है। दरअसल भारतीय सेना हरिद्वार के दुर्गम इलाकों में सैन्य अभ्यास कर रही है। यह युद्धाभ्यास भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की ओर से आयोजित किया गया है। इस वॉर एक्सरसाइज का नाम राम प्रहार रखा गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य सेना की रणनीतिक तैयारी, तकनीकी क्षमता और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध कौशल को बढ़ाना है। इस वॉर एक्सरसाइज में पहाड़ों पर छोटी छोटी टुकड़ियों में युद्ध का अभ्यास करने के साथ ही टेक्नोलॉजी और साथ ही संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया गया है। इतना ही नहीं, दुर्गम इलाकों को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ना, लॉजिस्टिक और सेनाओं के बीच में समन्वय को बनाए रखना इसका मूल उद्देश्य है। युद्धाभ्यास में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। राम प्रहार के दौरान ड्रोन से निगरानी रखने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। नाइट विजन क्षमता के साथ साथ सैटेलाइट वाली तस्वीर का भी इस्तेमाल कर सटीक निशाना लगाने के कौशल को और बेहतर करना इस युद्धाभ्यास का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। इन आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से कम सटीक जानकारी उपलब्ध कराना, दुर्गम इलाकों में लक्ष्य पर हमले को सटीक बनाना, साथ ही अभ्यास में पैदल सेना, आर्टिलरी, आर्मी एविएशन, इंजीनियर्स और सिग्नल कोर के बीच में संयुक्त संचालन का व्यापक परीक्षण करना भी इसमें शामिल रहा। भारतीय सेना की ओर से किए जाने वाली इस एक्सरसाइज की वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है, घबराया हुआ है। जहां एक तरफ भारतीय सेना प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर पर जो बातें कह रहे हैं वो पाकिस्तान को चुभ रही है। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान को यह संकेत तो पहले ही दे दिया कि जो देखा पाकिस्तान ने वो तो सिर्फ 88 घंटे का ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। यही वजह है कि जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान कांप रहा है। उसे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर है। खौफ है कि अगर ट्रेलर इतना बड़ा नुकसान कर सकता है तो पिक्चर में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कई बार इसका जिक्र अपने हाईकमान के डर को दुनिया के सामने रखते हैं। बोलने को तो वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भी युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन असल में क्या है और हकीकत क्या है, ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। पाकिस्तान की सरकार इन दिनों इस कदर डर के साए में जी रही है कि खुद वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के हमले को लेकर अपना डर रिपीट मोड पर बयां कर रहे हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं के बाद ये डर नए सिरे से फिर से दिखने लगा है और भारतीय सेना के बयान ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान का ये खौफ सिर्फ बयानबाजी की वजह से नहीं, बल्कि इंडियन आर्मी के लगातार होते युद्धाभ्यास की वजह से भी है। पहले त्रिशूल वाले युद्धाभ्यास और अब पहाड़ों पर राम प्रहार का डर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 अग्नि परीक्षा, क्योंकि यूपी में 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं जिनमें बहुत भीड़ होगी। पहला, अयोध्या जी में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, जिसमें असंख्य लोग पहुंचेंगे। 25 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो दूसरी अग्नि परीक्षा प्रयागराज का माघ मेला, जो शुरू हो रहा है 3 जनवरी से, लेकिन इस मेले में भक्तों की भीड़ और आतंकियों का अलर्ट दोनों की सुगबुगाहट है। माघ मेला कैसे योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा होगा, देखिए सर। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से लेकर 16 फरवरी यानी लगभग 1.5 महीने तक माघ मेला चलेगा। कि दिल्ली धमाके के बाद ये पहला बड़ा धार्मिक आयोजन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और इसी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और पहली बार ऐसे किसी आयोजन का जिम्मा संभालेगी यूपी एटीएस। सुरक्षा की अभेद्य कमान बनाई जाएगी, पैरामिलिट्री के जवान तैनात किए जाएंगे, पीएसी तैनात की जाएगी, रैपिड एक्शन फोर्स होगी और इसी दौरान पुलिस थाने और चौकियां भी बढ़ाई जाएंगी। लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे मेला क्षेत्र में डिप्लॉय किए जाएंगे ताकि कोने कोने की खबर सुरक्षा बलों के पास है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर से ही सामने। सागर का एक गांव
जहां मस्जिद की जमीन के लिए खुदाई की गई तो वहां मूर्ति निकल आई। मूर्ति निकलने के बाद हंगामा हुआ। मस्जिद की जमीन से श्री राम, मां सीता और बजरंग बली की मूर्ति निकली। उसके बाद लोगों ने दावा ठोका कि यहां मस्जिद नहीं मंदिर बनना चाहिए। यहाँ पर ये मस्जिद की जगह है, यहाँ पर मूर्तियां कैसे आ गई? हिंदू संगठन के लोग पूजन करते नजर आ रहे हैं। ये मूर्तियां आप देख लीजिए, ये मूर्तियां और जल अभिषेक, नारेबाजी देख लीजिए। भगवान निकले नहीं, बनेगा मंदिर, बनेगा मंदिर को तोड़कर ये निर्माण कराया जा रहा था। ये पूजन होने लगी है, पूजन होगा, पूजन होगा। क्या करेंगे? यहाँ मंदिर बनाएंगे। कैसे लेंगे? ये जमीन हम लोग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, यहाँ पे मंदिर बनाएंगे। यहाँ निर्माण होता है, ये हमारा प्राचीन मंदिर। अगर यहाँ निर्माण का रुकता नहीं, आगे निर्माण बढ़ाया जाएगा तो हम लोग यहाँ कार्य सेवा करेंगे। कार सेवा करेंगे, कार सेवा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कार सेवा करेंगे। चाचा दिक्कत हो गई, मूर्ति निकल आई मंदिर मस्जिद की जमीन पर। अरे तो पहली चीज तो ये है कि वहाँ पे कुछ निकला ही नहीं, जहाँ पे मूर्ति रख के और ये पूजा कराई जा रही है। तो कहाँ कर वहाँ पे कुछ दीवार पे कर दे? इस कोने में निकली थी। हाँ। और सुनो, और वो भी चंदेली पत्थर था, मूर्ति नहीं थी। नहीं थी? क्यों भाई? मूर्ति नहीं थी? मूर्ति थी, मूर्ति थी। जोन वो वाली रखी है, एक बार रखी थी मूर्ति, वो रखी है। और इसी के साथ राजनीति में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के साथ। और बने रहिए जी न्यूज के साथ। नमस्कार। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.